सामाजिक न्याय की लड़ाई सीधे तौर पर फिरका परस्त ताकतों से। हम जानते हैं कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान का नींव इतना कमजोर नहीं है कि आरएसएस के लोग बैठ करके हमारे संविधान को नींव को जो है हिला सके। राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय के पन्नों को खोलते हुए उन्होंने कहा था कि हम जनगणना, जातीय जनगणना करा के रहेंगे। और ये मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं जातीय जनगणना करा के रहेंगे। जातीय जनगणना जल्दी शुरू कराओ, सीमित सीमा के अंदर शुरू कराओ और उसको सीमा को जो है आप बजट का प्रावधान करें। हमारी आरक्षण की सीमा लागू हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो, चाहे अंडानी हो, चाहे अंबानी हो, उसके फैक्ट्रियों में भी आर्टिकल 15(5) लागू हो। आने वाला समय में हम आपसे वादा करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विगत मंथ 19 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने मुझे एक दायित्व दिया और वो दायित्व था मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाना। इसलिए इस मंच से मैं उनके प्रति आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जहां तक जानता कि हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई सीधे तौर पर फिरका परस्त ताकतों से। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं 85% वालों की बात करते हैं। और जब हम 85 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विचारधारा सामाजिक न्याय से मेल खाता है और उसमें बहुजनवादी ताकतों को राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय दे करके और एक लकीर खींचने की काम की है। और वो लकीर जिस समय राहुल गांधी जी ने संविधान की पुस्तक लेके पूरे देश में ललकारा और यह ललकारा कि आज भारत में संविधान खतरे में है। और हमारा जब संविधान खतरे में होगी तो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाती है। कई लड़ाइयां एक साथ चली और जब चलने लगी तो बाबा साहेब के अपमान करने वाले लोगों को पैर तक से जमीन खिसक गई। और उसी संदर्भ में लोकसभा में एक वक्तव्य आया और गृह मंत्री ने आज तक जो है माफी नहीं मांगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह सदन के अंदर उन्होंने अपमानित टिप्पणियां की, सामाजिक न्याय के पालन करने वाले उस सभी लोगों के दिल में घात पहुंचा है। और आज जो है ये महसूस करने लगे हैं कि सच में हमारा संविधान खतरे में। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो संविधान के पन्नों में सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये पूरे जो हमारा संविधान बने वो संविधान में अलग अलग धर्म के पालन करने वाले लोग, अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग, अलग अलग खान पान रखने वाले लोग, अलग अलग वेशभाषा पहनने वाले लोग के लिए क्या व्यवस्था की जाए। और इसीलिए बाबा साहेब ने मौलिक अधिकार का
जो है उन्होंने संविधान में लिखा और वह मौलिक अधिकार के तहत हमें धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ाता। और आज पूरे देश में आज कौन सी माहौल खड़ा है। आप जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता में हमारा यहाँ पे आपस में नहीं सिखाता। जो मजहब है हम सब मजहब को समान रूप से मानने का धर्मनिरपेक्षता पाठ पढ़ा है। लेकिन आज देख लीजिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में घटना घटी और वो जब घटना घटी और जिस तरह से जो है किसी धर्म विशेष के लोगों को पूछ करके टारगेट किया गया, ये कहीं न कहीं जो है हमारे धर्मनिरपेक्षता को उठाना घात पहुंचाने का प्रयास है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान का नींव इतना कमजोर नहीं। हम जानते हैं कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान का नींव इतना कमजोर नहीं है कि आरएसएस के लोग बैठ करके हमारे संविधान को नींव को जो है हिला सके। ये कभी नहीं होगी। और उसी संविधान के पालन करने वाले न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि यदि संविधान को बचाना है तो 400 पार के नारे को रोकना होगा और देश के तमाम संविधान के विश्वास रखने वाले लोग ने केंद्र सरकार को 2020 में अल्पमत में ला करके छोड़ दिया। नहीं तो आज जो है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो है जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय के पन्नों को खोलते हुए उन्होंने कहा था कि हम जनगणना, जातीय जनगणना करा के रहेंगे। और ये मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं जातीय जनगणना करा के रहेंगे। जब पहले तो एनडीए सरकार कतराती रही, क्योंकि वो कभी भी जातीय के राजनीति को कभी नहीं की है। और जब वो धर्मनिरपेक्षता धीरे धीरे जब 2020 में ये जब खत्म हुई तो धर्मनिरपेक्षता के ताकतें जब मजबूत हुई तो इन्होंने जातीय को जो है आगे ले आना। ये पहली बार मैंने सुना कि बीजेपी वाले ने जब मंत्रिमंडल में लोगों को मंत्री परिषद में जब शामिल कराया तो उन्होंने कहा कि जो है मौर्य जो उत्तर प्रदेश के ये जाति के है, और बिहार में बोला कि ये नोनिया जाति के उप मुख्यमंत्री हुए हैं। और तब हम लोग समझ गए थे कि आज बीजेपी भीतर से हमारी एजेंडे पे आने लगी है और हम लोग अपने पीठ पर ला करके जातीय जनगणना कराने का काम किया। ये बात हमारे नेता ने कहा है कि आपने कैबिनेट से पारित कर दिया, लेकिन आप समय सीमा भी निर्धारित कर दीजिए कि कब शुरू करेंगे। और इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जातीय जनगणना के लिए सीमित सीमा होनी चाहिए और इसके लिए बजटरी प्रोविजन होना चाहिए। नहीं तो हमें शंका है और हमारे नेता को शंका है कि कहीं महिला बिल विधेयक पारित करके लोकसभा जैसा इसे भी कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डाल दे। इस बात के लिए शंका है। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम मांग करते हैं, हमारे नेता भी मांग किए हैं कि आप जातीय जनगणना जल्दी शुरू कराओ, सीमित सीमा के अंदर शुरू कराओ और उसको सीमा को जो है आप बजट का प्रावधान करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप जब सामाजिक न्याय की बात करते हो और जातीय जनगणना की बात करते हो तो आर्टिकल 15(5) के प्रावधानों को भी लागू करना हो। आर्टिकल 15(5) के ये साफ स्पष्ट कहा हुआ है कि हम शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट, उसी तरह से
जो है गैर शैक्षणिक इंडस्ट्रियों में, प्रतिष्ठानों में जो है हमारी आरक्षण की सीमा लागू हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो, चाहे अंडानी हो, चाहे अंबानी हो, उसके फैक्ट्रियों में भी आर्टिकल 15(5) लागू हो, ऐसे उन्होंने प्रावधान करने का मांग किया। दूसरे तरफ उन्होंने कहा है कि हम 50% के आरक्षण सीमा को भी खत्म करना चाहते हैं, और वो 50% का सीमा जब हटेगा तो इसमें दलित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और EWES में भी जो श्रेणी में आते हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ी। और वो हिस्सेदारी राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि जनगणना हो रही है तो इसमें महत्वपूर्ण है कि हम आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके हम तेलंगाना के मॉडल लाना चाहते हैं, और तेलंगाना के मॉडल के तहत हम सबको अधिकार देना चाहते हैं। और उस अधिकार के तहत हम यदि पिछले पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, आज उनको हम कोई जो है लोक कल्याणकारी और सरकारी स्कीमों से उनको यदि लाभ नहीं मिलता है, तो जब जातीय जनगणना आएगी तो ये पता चल जाएगा कि किसको और शिक्षा देने की जरूरत है, किसको आर्थिक मदद देने की और जरूरत है, किसको सत्ता में और भागीदारी देने की जरूरत है। और उन्होंने एक लाइन और जोड़ा था कि आज कैसा ये जो है भारत का बजट का हलवा हर बजट सेशन में बनता है, और वो भारत के हलवा बनाने वाले लोग 3% लोग हलवा बनाते हैं, और बाकी लोग जो है बाहर जिनके लिए हलवा बनता है उनको तक हलवा नहीं पहुंचता है। इसलिए इसमें भी हिस्सेदारी बढ़ना चाहिए। और केंद्र शासित सरकारें हैं, केंद्र में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र में जितने भी जो है पदाधिकारियों की IAS IPS की जो पद हैं, उस पद में जिस तरह से आपने कटौती कर करके और जो दलितों के हिस्सा मारे हैं, EBC का हिस्सा मारे हैं, हम उस हिस्से की भी बात करेंगे। और जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई और जब हम गठबंधन की सरकार में थे तो हम लोगों ने इसे 65% का हम लोगों ने जो है मापदंड तय करके किया था। लेकिन जब हमारे साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तो उस समय उन्होंने मान लिया था कि हम 65% जो है सीमा को हम तय करके हैं और इसमें हम जो है इस सीमा को लागू करेंगे। लेकिन जैसे ही NDA समर्थित सरकार बिहार में आई और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं टेक्निकल फॉल्ट लगा करके न्यायालय के हवाला दे करके और ये सरकार जो है 65% के जो सीमा है उसको ठंडे बस्ते में बिहार सरकार डाल के छोड़ दिया है और उसके पीछे सीधे तौर पर भाजपा की लगी है। हम इस मंच से मांग करते हैं कि यदि स्पष्ट आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो आपको बिहार के मामले में भी आप 65% जो आप ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं और माननीय उच्च न्यायालय के हवाला दे करके आप रोक रखा है, उसको आपको चालू करना होगा। क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम अपना बात भी थोड़ा कर लेते हैं। जब राहुल जी ने मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बात कहा तो ये स्पष्ट है कि बिहार में सामाजिक न्याय के तहत मुझे भी मौका दिया गया। लेकिन जब हम यहाँ पर पहली बार जब आए तो जिला कांग्रेस कमेटी में हम लोगों ने जब रिवीजन किया और वहाँ पे शकील साहब भी थे, हमारे प्रभारी अलावरुद्द साहब भी थे और हमने सारी सीमाओं को तोड़ते हुए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी अपने संगठन में देने का काम किया है। इस मंच से मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि आने वाले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो भी संगठनात्मक स्ट्रक्चर होगा उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी और टिकटों में भी हम उसी अनुपात में हम हिस्सेदारी देंगे। इसलिए
तभी सामाजिक न्याय हम दे पाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी को ये स्पष्ट निर्देश है कि आपको जो है सामाजिक न्याय पर के पथ पर चल करके, न्याय के पथ पर चल करके हम समाज के हर व्यक्ति को अपने हिस्सा में देंगे। और हिस्सा ही अब तक कांग्रेस पार्टी लोगों को हिस्सेदारी देते आ गए, लेकिन आज हमें लोगों को उनके हाथ में सत्ता सौंपने के काम करना है। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाला समय में कोई भी भ्रम में ना पड़ते हुए इंडिया गठबंधन के आप ताकतवर रूप से आप जो है हो करके खड़े हो करके आप मदद करने का काम करें। और जहां जहां जो है आपकी जो है आपस में जो भी आपकी जो है थोड़ा बहुत जो है मतभेद है उसको 6 महीना के लिए आप भूल जाइए। और आने वाला समय में हम आपसे वादा करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। ये सरकार आने वाला समय में दोबारा नहीं आने जाएगी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।